नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप और विज़न 2025-30। भारत ने आईसीएन सर्वश्रेष्ठ संरक्षण कांग्रेस 2025 में अपना नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप विजन 2025-2030 लॉन्च किया है। नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 यह केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में व्यापक जैव विविधता निगरानी और संरक्षण परियोजना की रूपरेखा तैयार करता है, विकास करता है। इसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई ने आईयूसीएन के सहयोग से विकसित किया। इसका उद्देश्य भारत की वनस्पति फ्लोरा और फौना का आकलन करना है। निगरानी करने के लिए एक विज्ञान आधारित राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित ढांचा स्थापित करना, नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करने, लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान तथा लक्षित संरक्षण प्रयासों को निर्देशित करने के लिए विश्वसनीय डेटा सर्जन करना है। विस्तार: यह परियोजना 5 वर्षों के एक पहल है जिसका लक्ष्य लगभग 11,000 प्रजातियों, 7,000 वनस्पति प्रजातियों, 4,000 जीव प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करना है। प्रमुख विशेषताओं में आधारभूत डेटा 2030 तक साक्ष्य आधारित संरक्षण योजना का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक आधारभूत डेटा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संरेखण: यह आईयूसीएन के वैश्विक मानकों का पालन करता है और जैव विविधता पर सम्मेलन CBD तथा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। आगामी लक्ष्य 2030 तक वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए नेशनल रेड डेटा बुक के प्रकाशन का लक्ष्य। महत्व क्या है? ये भारत में जैव विविधता शासन और संरक्षण ढांचे को मजबूत करता है। आईयूसीएन ट्रैफिक रिपोर्ट 2025 में आईयूसीएन ट्रैफिक रिपोर्ट की निगरानी और सुरक्षा मजबूत करने, गैंडों के अवैध शिकार, पोचिंग में कमी तथा जनसंख्या वृद्धि को सहायता के लिए भारत और नेपाल की सराहना की गई है। आईयूसीएन ट्रैफिक रिपोर्ट शीर्षक: अफ्रीकी और एशियाई गैंडे स्थिति, संरक्षण और व्यापार। अफ्रीकन एंड एशियन राइनोज स्टेटस, कंजर्वेशन एंड ट्रेड। जारीकर्ता वन्यजीव वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स का सचिवालय। निर्माण आईयूसीएन प्रजाति जीवन रक्षा आयोग SSC के अफ्रीकी और एशियाई राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप और ट्रैफिक द्वारा प्रकाशन का अवधि अप्रैल 2025 तक। लक्ष्य: अफ्रीकी और एशियाई गैंडों की प्रजाति की स्थिति, संरक्षण संबंधी प्रयास और अवैध व्यापार। गैंडों की प्रजाति उनकी स्थिति। गैंडे बड़े शाकाहारी स्तनधारी पशु हैं जो राइनोसेरोटिडे परिवार से संबंधित और अफ्रीका तथा एशिया में पाए जाते हैं। गैंडों की प्रकार में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। इनका आवास भारत, नेपाल में घास के मैदान, नदी तटीय में है। यह सुभेद है। आईयूसीएन में जावा राइनो इंडोनेशिया में है। उजंग कुलान राष्ट्रीय उद्यान में। ये आईयूसीएन में गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। सुमात्रा राइनो इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्नियो, वर्षावन में है। आईयूसीएन में गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। व्हाइट राइनो दक्षिण अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में है। ये संकट के निकट है। ब्लैक राइनो पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में सवाना मरुस्थल में है। ये गंभीर रूप से आईयूसीएन में लुप्तप्राय है। अतिरिक्त जानकारी है कि ट्रैफिक ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि जंगली पादप और वन्य जीवों का व्यापार जैव विविधता संरक्षण के लिए खतरे न बने।
स्थापना 1976 में विश्व वन्यजीव कोष WWF और IUCN के एक संयुक्त कार्यक्रम के रूप में। मुख्यालय कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। कार्य में यह कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के वन्यजीव व्यापार की निगरानी तथा सरकारों की नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग। श्री विवेक मेनन ने IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग 2025 से 29 के अध्ययन के रूप में चुना गया है, जिससे वह इस पद को संभालने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC प्रकार यह IUCN के तहत 6 विशेषज्ञ आयोगों में से एक है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। नेटवर्क यह विज्ञान आधारित है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 10,500 से अधिक स्वयंसेवक विशेषज्ञ शामिल हैं। भूमिका यह IUCN रेड लिस्ट का रखरखाव करता है और जैव विविधता प्राथमिकताओं पर सरकारों तथा संगठनों को सलाह प्रदान करता है। कार्य में यह विश्व में प्रजाति विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र आधारित संरक्षण के लिए स्पेशलिस्ट समूह का समन्वय करता है। श्री विवेक मेनन के बारे में देखें तो प्रमुख वन्यजीव संरक्षणवादी, लेखक, पर्यावरण टिप्पणीकार और फोटोग्राफर, जिन्हें वन्यजीव और आवास संरक्षण में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के संस्थापक और CIO जो 26 वर्षों से अग्रणी संरक्षण मामलों का नेतृत्व कर रहा है। अर्थ समिट 2025। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। अर्थ समिट 2025 इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, एक राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा विकसित करना, जिसे दिल्ली में 2026 में तीसरे अर्थ समिट के अंतिम रूप दिया जाएगा। संस्करण दूसरा शिखर सम्मेलन पहला हैदराबाद में आयोजित किया गया था। आयोजक नाबार्ड, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मुख्य परिणाम डिजिटल पहल। नाबार्ड के सहकार सारथी प्लेटफॉर्म के तहत डिजी केसीसी अभियान, सारथी वेबसाइट, सारथी सहकारी शासन सूचकांक, EPACS, अनाज भंडार ऐप्स, शिक्षा सारथी टेक्नोलॉजी फोरम सहित 13+ डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया। प्रौद्योगिकी एकीकरण में सहकार सारथी सहकारी बैंकों के लिए एक एकीकृत डिजिटल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह एकीकृत KYC मूल्यांकन, संवितरण, मामूली और वसूली और कानूनी दस्तावेजीकरण को सक्षम बनाता है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय ट्रस्ट है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति सुनिश्चित करना है। एकीकृत जैव विविधता सूचकांक उपकरण गठबंधन। हाल ही में एकीकृत जैव विविधता मूल्यांकन उपकरण IBAT गठबंधन ने घोषणा की कि जैव विविधता डेटा में उनका निवेश 2024 में $2.5 मिलियन तक पहुंच गया, जो पहले $1.2 मिलियन था। IBAT गठबंधन एकीकृत जैव विविधता मूल्यांकन उपकरण 4 प्रमुख वैश्विक संरक्षण संगठनों के बीच एक सहयोग है। ये संगठन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र UNEP, WCMC। मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। इसका उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG जैसे वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है।
मदद करता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राणी मित्र और जीवदया पुरस्कार समारोह की मेजबानी की है। इस कार्यक्रम में पशु कल्याण और सुरक्षा में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों तथा संगठनों को सम्मानित किया गया है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार उद्देश्य पशु कल्याण, संरक्षण और पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देना। स्थापना में प्राणी मित्र पुरस्कार की स्थापना 1966 में और जीव दया पुरस्कार की स्थापना 2001 में की गई थी। आयोजक में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI, पशु क्रूरता निवारण PCA अधिनियम 1960 के तहत प्राणी मित्र पुरस्कार, 5 उप पुरस्कारों समर्थक व्यक्तिगत, अभिनव विचार व्यक्तिगत, आजीवन सेवा में व्यक्तिगत, पशु कल्याण संगठन और कॉरपोरेट या PSU सरकारी या सहकारी को। जीव दया पुरस्कार 3 उप श्रेणियों में व्यक्तिगत, पशु कल्याण संगठन, स्कूल या संस्थान या शिक्षा के बच्चे को। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI, इसकी AWBI पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में है। प्रशासन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। संस्थापक इसकी स्थापना एक प्रसिद्ध पशु अधिकार प्राप्तकर्ता अधिकार कार्यकर्ता रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1862 में भारत में पशु कल्याण को बढ़ावा देने और पशुओं की प्रति क्रूरता को रोकने के लिए की गई थी। यह पशु कल्याण कानूनों और कानूनों के प्रवर्तन पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। बायोडायवर्सिटी लीकेज, जैव विविधता रिसाव। हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में विश्व में हो रहे बायोडायवर्सिटी लीकेज, जैव विविधता रिसाव पर प्रकाश डाला है। बायोडायवर्सिटी लीकेज के बारे में यह एक क्षेत्र में संरक्षण नीतियों के कारण जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्थापन को संदर्भित करता है। कार्यप्रणाली में एक स्थान पर आवास बहाली, जैसे वन कृषि भूमि के कारण अन्य स्थानों पर कृषि या वन उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। यह कृषि और वन के क्षेत्रों में सामान्य है, जहां स्थानीय उत्पादन कम होने से जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आयात बढ़ जाता है, जिससे विदेशों में वनोन्मूलन और भूमि क्षरण होता है। लीकेज को बढ़ावा देने के लिए वाले संरक्षण प्रयास में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी 2030 तक 30% भूमि और समुद्र की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। यूरोपीय ग्रीन डील और जैव विविधता रणनीति 2030, इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकना है। मिष्टी योजना, गुजरात मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में देश के प्रमुख राज्य रहा है। गुजरात की उपलब्धि 2 वर्षों में सफलतापूर्वक 19,020 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मैंग्रोव वृक्ष लगाए गए हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य मिष्टी योजना के तहत 5 वर्षों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर 54,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। मिष्टी योजना तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल योजना 2023 में UNFCCC के COP27 में भारत के मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने के बाद इसका उद्देश्य भारत की तटरेखा और सॉल्ट पैन लैंड नमक के मैदानों के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। यद्यपि अवधि और कवरेज में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्षीय परियोजना 2023-24 से वित्त प्रबंधन निधियों का अभिसरण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा और अन्य स्रोत। गुजरात के प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र कच्छ और सौराष्ट्र 799 वर्ग किलोमीटर, जिसमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संस्थान शामिल हैं।
मध्य और दक्षिणी बेल्ट 134 वर्ग किलोमीटर, जिसमें खंबात की खाड़ी और डूम्स ओवराट शामिल है। सौराष्ट्र मध्यम कवर 6 वर्ग किलोमीटर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, मैंग्रोव कमात, तटीय क्षरण, चक्रवात और लवणता में प्रवेश से रक्षा करना है। मत्स्य पालन का समर्थन और तटीय आजीविका को बनाए रखना। गुजरात की 1650 किलोमीटर तटरेखा, मैंग्रोव, मूंगा चट्टानें, समुद्री घास के साथ जैव विविधता बनाए रखना। कैली फंड जैव विविधता वित्त को बढ़ाने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र कैली फंड को रोम, इटली में जैव विविधता कन्वेंशन CBD COP16 में लॉन्च किया गया। कैली फंड 25 फरवरी 2025 को प्रारंभ हुआ। स्वीकृति आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम जानकारी DSI से होने वाले लाभों से उचित और न्यायसंगत साझाकरण के लिए बहुपक्षीय तंत्र के रूप में भाग के रूप में CBD COP15 2022 में अनुमोदित है। DSI का उपयोग इसमें पादपों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों का आनुवंशिक डेटा शामिल है, जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और सौंदर्य प्रसाधन जैसे क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। वित्त पोषण तंत्र में DSI का उपयोग करने वाले व्यवसायों को अपने राजस्व का एक हिस्सा जैव विविधता संरक्षण में योगदान देना होगा। जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत साझाकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाया गया। 1992 रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया। सदस्यता में यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसे 196 देशों ने अनुमोदित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है जिसने इसकी पुष्टि नहीं की है। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तथा 2050 तक प्रकृति संरक्षण के वैश्विक दृष्टिकोण तक पहुंचाना है, अपनाया गया है। इसे 2022 में CBD में COP15 के दौरान अपनाया गया था। लक्ष्य यह ढांचा 2050 के लिए 4 लक्ष्य और CBD 2030 के लिए 23 लक्ष्य प्रदान करता है तथा Aichi जैव विविधता लक्ष्यों का स्थान लेता है। उद्देश्य KMGBF के लक्ष्य C और लक्ष्य 13 का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता को नुकसान को रोकने उसे वापस लाना है। कैली फंड CBD के लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जिसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF के कार्यान्वयन का समर्थन करना शामिल। समानता प्रावधान धन का कम से कम 50% हिस्सा विदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों IPLC के लिए निर्धारित किया गया है। महत्व में निजी क्षेत्र के प्रत्यक्ष योगदान प्राप्त करने वाले यह पहला संयुक्त राष्ट्र समर्थित जैव विविधता कोष है। प्रबंधन में संयुक्त रूप से UNEP और UNDP द्वारा प्रबंधित है। सचिवालय CBD सचिवालय द्वारा आयोजित किया जाता है। फ्रेमवर्क लिंक में 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और पलटने के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF के लक्ष्य के साथ संरेखित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय SC ने हाल ही में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में पारिस्थितिकी केंद्रित इको सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाने में भारत की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण की ओर सर्वोच्च न्यायालय के बदलाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण संरक्षण में मानव केंद्रित दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने वाला विश्व का पहला न्यायालय था। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र
का अपना आंतरिक मूल्य होता है। उन्हें केवल मानव लाभ के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए। यह बदलाव भारतीय संस्कृति और दार्शनिक परंपराओं में निहित है, जो मनुष्यों को प्रकृति के श्रेष्ठ नहीं बल्कि उनके एक भाग के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को मजबूत करता है और तथा पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने के लिए विचारों एवं नवाचारों को बढ़ावा देता है। मानव केंद्रित और पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोणों के बीच अंतर। मानव केंद्रित दृष्टिकोण दार्शनिक आधार मनुष्यों को पृथ्वी पर केंद्रीय और उनकी महत्वपूर्ण इकाई मानना। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण प्रकृति को आंतरिक रूप से मूल्यवान मानता है, जो मानवीय उपयोगिता से स्वतंत्र है। पर्यावरण संरक्षण में मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर्यावरण की रक्षा मुख्य रूप से मानव लाभ जैसे कि संसाधन उपयोग आर्थिक विकास के लिए करता है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा उनके अपने हित के लिए करता है, संतुलन और स्थिरता सुनिश्चित करता है। कानूनी ढांचा। मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर्यावरण कानून प्रदूषण को विनियमित करने और मानव कल्याण के लिए संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण कानून प्रवृत्तियों को कानूनी व्यक्तिगत लीगल पर्सनहुड प्रदान करते हैं, जिसमें से उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है। निर्णय प्रक्रिया में मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विकास परियोजनाओं पारिस्थितिकी चिंताओं के ऊपर आर्थिक और सामाजिक लाभों को प्राथमिकता देती है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण में मानव पर्यावरणीय प्रभाव नीति निर्माण और विकास के एक प्राथमिक कारक होता है। नैतिक जिम्मेदारी। मानव केंद्रित दृष्टिकोण में मानव प्रकृति के नियंत्रक और शोषक के रूप में कार्य करता है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण में मानव पर्यावरण की देखभाल करने वाले और संरक्षक स्टीवर्ड्स के रूप में कार्य करता है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक प्रावधान अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51A(G) नागरिकों द्वारा वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का मौलिक कर्तव्य लागू करता है। पब्लिक ट्रस्ट का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट राज्य प्राकृतिक संसाधनों को जनता के लिए एक ट्रस्टी के रूप में रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। न्यायिक सक्रियता। न्यायालयों ने अक्सर प्रकृति के अधिकारों को मान्यता देते हुए और सतत विकास के सिद्धांतों को लागू करते हुए पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में निर्णय दिए हैं। पर्यावरण लेखा परीक्षण नियम 2025। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ अनुपालन निगरानी को मजबूत करने के लिए पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 के तहत पर्यावरण ऑडिटर्स के रूप में एक नए वर्ग को मंजूरी दी है। पर्यावरण लेखा परीक्षक नियम 2025 उद्देश्य सीपीसीबी, एसपीसीबी और क्षेत्रीय कार्यालयों में जनशक्ति तथा संसाधनों की कमी के कारण अनुपालन निगरानी के लिए आने वाली कमियों को दूर करना। विस्तार। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1972, ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 और अन्य संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। लागू नियम में इको मार्क नियम 2024, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 आदि। ऑडिट का दायरा। ये ऑडिटर्स पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अध्ययन कर सकते हैं, जिसका बाद में विश्लेषण समितियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। दृष्टिकोण में ये दूसरे पक्ष हैं। दूसरे पक्ष के अनुपालन सत्यापन के लिए स्वतंत्र प्रमाणित और पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर्स EA की शुरुआत करता है। स्वतंत्र लेखा परीक्षा। निजी एजेंसियों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरह मान्यता प्राप्त और लाइसेंस प्राप्त पर्यावरण ऑडिटर्स के रूप में काम
काम कर सकती है भूमिका प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन में पर्यावरणीय कानूनों और सर्वोच्चतम प्रथाओं के साथ परियोजनाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करना। मुख्य विशेषताओं में प्रमाणन और पंजीकरण। ऑडिटर्स को पर्यावरण ऑडिट्स नामित एजेंसी EADA द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रमाणन प्रायर लर्निंग की मान्यता RPL या राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा NCE के माध्यम से होगा। केवल पंजीकृत पर्यावरण ऑडिटर्स REA को ही ऑडिट करने की अनुमति है। REA की भूमिका अनुपालन, मूल्यांकन, नमूनाकरण, विश्लेषण, मुआवजे की गणना करना, ग्रीन क्रेडिट नियम और अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के तहत सत्यापन करना, परियोजना समर्थकों द्वारा स्व अनुपालन रिपोर्टों का सत्यापन करना, यादृच्छिक जांच पक्षपात को रोकने के लिए REA को एक यादृच्छिक प्रणाली के माध्यम से परियोजनाओं के लिए ऑडिट किया जाएगा। क्षमता निर्माण EADA का एक ऑनलाइन रजिस्टर बनाए रखेगी, प्रदर्शन की निगरानी करेगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और प्रशिक्षण में आयोजित करेगी। नियंत्रण तंत्र, निगरानी तंत्र में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति जिसमें नियामक नियमों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्य की प्रगति की निगरानी करना, चुनौतियों का समाधान करना और सुधारों का सुझाव देना। विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट 2025। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने मई 2025 में अपनी पहली विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है। विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट है। वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जो विश्व में पशु स्वास्थ्य की स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। प्रकाशक विश्व पशु स्वास्थ्य संस्थान OWAH। प्रमुख लक्षित क्षेत्र, नए क्षेत्रों में पशु रोगों का प्रवास, रोगों की जूनोटिक क्षमता, वैक्सीन की सुलभता और चुनौतियाँ। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR और एंटीबायोटिक दवाओं का उत्तरदायी उपयोग, अनुकूलन और रोकथाम की दिशा में वैश्विक प्रयास महत्व। यह रिपोर्ट नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे सरकारों और हितधारकों को समन्वित और साक्ष्य आधारित तरीके से पशु और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने में मदद मिलती है। जूनोटिक रोग, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवियों के कारण होने वाले संक्रमण रोग जो पशु से मनुष्य में फैलते हैं। WOAH को सूचित किए गए सभी पशु रोगों में से लगभग 47% जूनोटिक रोग होते हैं। बढ़ते जूनोटिक रोगों के प्रेरक कारक में जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, जिससे रोगजनकों के नए भौगोलिक क्षेत्रों और प्रजातियों के विस्तार में सहायता हो रही है।
वैश्विक व्यापार, पशु जानवरों और पशु उत्पादों की आवाजाही से रोग संचरण बढ़ता है। वन्यजीव पालतू मानव इंटरफेस यह विस्तार कर रहा है, जिससे स्पिलओवर बीमारी का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में पहचानना जोखिम तीव्र हो रहा है। कमजोरी बुनियादी ढांचा, जिस निम्न आय वाले क्षेत्रों में कमजोर पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचा और कम वैक्सीन पहुंच संवेदनशीलता को बढ़ाती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR परिभाषा यह तब होता है जब रोगजनक रोगाणुरोधी दवाओं एंटीबायोटिक्स सहित के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिससे उपचार की प्रभावशीलता कम या समाप्त हो जाती है। मुख्य कारण में मानव और पशु स्वास्थ्य क्षेत्रों में रोगाणुरोधी दवाओं का अत्यधिक और गलत उपयोग है। वैश्विक चिंता WOAH ने AMR के वैश्विक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे में से एक के रूप में पहचाना है। WOAH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH पशु स्वास्थ्य पर वैश्विक प्राधिकरण है, जो दुनिया भर में पशु रोगों की निगरानी, नियंत्रण, रिपोर्टिंग के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1924 में रेंडर पेस्ट महामारी के जवाब में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपियूडीज OIE के रूप में हुई थी, जिसे 2003 में WOAH नाम अपनाया गया। सदस्य में भारत सहित OAH के 183 सदस्य देश हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। फोकस यह पशु रोगों के डेटा को पारदर्शी प्रसार को बढ़ावा देता है और एक सुरक्षित स्वास्थ्य और टिकाऊ दुनिया के लिए पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करता है। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ITPGRFA भारत ने पेरू में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि प्लांट ट्रीटी में प्रस्तावित संशोधनों पर आपत्ति जताई है। ITPGRFA खाद्य और कृषि संगठन FAO के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि स्वीकृति और लागू करना 2001 में मैड्रिड में अपनाया गया, हस्ताक्षरित किया गया। 29 जून 2004 को लागू किया गया। मुख्य उद्देश्य में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, इन संसाधनों का सतत उपयोग, फसल विविधता में किसानों के योगदान को मान्यता देना है, उचित न्यायसंगत लाभ साझाकरण, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास में भारत की स्थिति। 2002 में इसकी पुष्टि की गई। बहुपक्षीय प्रणाली MLS, इसमें अनुलग्न 1 Annex 1 से सूचीबद्ध 64 फसलें शामिल हैं। 35 खाद्य फसलें, 29 चारा फसलें सूचीबद्ध फसलों के लिए पहुंच और लाभ साझाकरण की सुविधा प्रदान करती है। अनुलग्न 1 की फसलों को उदाहरण में गेहूं, मक्का, ज्वार, आलू, केला या प्लेटिन और अन्य। बहुपक्षीय प्रणाली MLS प्रकृति या वैश्विक तंत्र जो खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों PGRFA तक पहुंच को सुगम बनाता है तथा देशों के बीच उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण सुनिश्चित करता है। उद्देश्य देशों में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, कीटों और बीमारियों से लड़ने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए फसल विविधता तक पहुंच में सक्षम बनाता है। सहयोगात्मक ढांचा, साझा तकनीकी विशेषज्ञता और अनुसंधान बुनियादी ढांचे के साथ आनुवंशिक सामग्री को जोड़कर विकासशील और विकसित ढांचे के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। पहुंच तंत्र में एक मानक सामग्री हस्तांतरण समझौते SMTA के माध्यम से सुगम पहुंच प्रदान की जाती है। कवरेज में इसमें स्थानीय बीज संग्रह, राष्ट्रीय बीज बैंक और अंतर्राष्ट्रीय फसल रिपोजिटरी के आनुवंशिक
सामग्री शामिल है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। ग्रेट निकोबार परियोजना जैव सांस्कृतिक अधिकारों और वन अधिकार अधिनियम 2006 सहित पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को लेकर चिंता उत्पन्न कर रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना हिंद महासागर में ग्रेट निकोबार द्वीप को लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, व्यापार और रक्षा केंद्र हब के रूप में विकसित करना है। सुरक्षा उपाय में EIA अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरणीय सुरक्षा, शोम्पेन पॉलिसी 2015 के माध्यम से जनजातीय कल्याण सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। शोम्पेन नीति 2015 विकास गतिविधियों के दौरान शोम्पेन जनजाति के अधिकारों, संस्कृति और कल्याण की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। कार्यान्वयन प्राधिकरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड ANIIDCO ग्रेट निकोबार द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। संरक्षक स्थल ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, पारिस्थितिकी महत्व, लुप्तप्राय प्रजातियों सहित अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के साथ उच्च जैव विविधता, समुद्री जीवों, मूंगा चट्टानों, कोरल रीफ के लिए महत्वपूर्ण है। 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया है। ANIIDCO के बारे में यह एक अर्ध सरकारी एजेंसी है जिसे 1988 में कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया गया था। उद्देश्य क्षेत्र के संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और व्यावसायिक उपयोग करना है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की रूप में नियुक्ति ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए जुलाई 2020 में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया। जैव सांस्कृतिक अधिकार स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के उन सांस्कृतिक अधिकारों को कहते हैं जिसके तहत वे उन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, प्रबंधन और शासन करते हैं जो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं तथा आजीविका के आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। मूल विचार जैव विविधता और संस्कृति की अन्योन्याश्रयता को पहचानना, जिससे समुदाय अपनी पहचान और विरासत को संरक्षित करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर सके। उदाहरण के लिए 2016 में कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने जैव सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता दी, जिसमें स्वदेशी समुदायों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अटूट संबंधों को स्वीकार किया गया है। मुख्य घटक में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT क्षमता 14.2 मिलियन TEU कोलंबो और सिंगापुर पर निर्भरता कम करता है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल 2047 के साथ संरेखित है। ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और तीव्र सैन्य तैनाती को बढ़ाता है। 450 MVA गैस सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना बुनियादी ढांचे के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करता है। चरणबद्ध विकास 2025 से 2047 यह क्रमिक निवेश को सक्षम बनाता है और पारिस्थितिकी तनाव इकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। वन्यजीव सप्ताह 2025 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में वन्यजीव सप्ताह 2025 समारोह की अध्यक्षता की। वन्यजीव सप्ताह 2025 पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान WII, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी IGN ऑफ
NFA वन अनुसंधान संस्थान FRI। उद्देश्य संस्थानों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है, वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता विस्तार तथा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। वार्षिक उत्सव भारत प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाता है। इसकी शुरुआत 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाता है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। ये प्रकृति के लिए समर्थन देने हेतु पीढ़ियों को प्रेरित करता है। 2025 का विषय है थीम मानव वन्यजीव सहअस्तित्व परियोजनाओं और पहलों के बारे में प्रजाति संरक्षण और संघर्ष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन चरण 2 पूरे भारत में नदी और समुद्री स्तनधारियों सीटासेंस के संरक्षण को मजबूत करना है। प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ढांचे को लागू करना है। प्रोजेक्ट घड़ियाल संरक्षण और जनसंख्या प्रबंधन के लिए कार्य योजना है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र SACON में मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए उत्कृष्टता केंद्र COEHWE नीति अनुसंधान और क्षेत्र आधारित संघर्ष शमन में सहायता करना। टाइगर रिजर्व के बाहर बाघ टाइगर रिजर्व टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व तकनीकी समुदाय जुड़ा और लैंडस्केप दृष्टिकोण का उपयोग करके संरक्षित क्षेत्रों को बाहर संघर्षों को संबोधित करना है। अन्य पहल में नदी डॉल्फिन और सीटासियन अनुमान दूसरा चक्र ब्रोशर और फील्ड गाइड जारी किया गया है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान चक्र 6 और क्षेत्रीय भाषाओं में फील्ड गाइड जारी किया गया है। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड जनसंख्या अनुमान दूसरे चक्र के लिए कार्य योजना शुरू की गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन जनसंख्या अनुमान पर प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। मानव वन्यजीव संघर्ष पर राष्ट्रीय हैकाथॉन, इसमें 120 टीमों और 420 युवाओं ने भाग लिया है। सहअस्तित्व के लिए AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानिक विश्लेषण स्पेशियल एनालिसिस आधारित समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हरित पटाखे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में ग्रीन फायर क्रैकर्स के सीमित उपयोग की अनुमति दी है। हरित पटाखे ये कम प्रदूषण वाले पटाखे हैं जो 30 से 35% कम पार्टिकुलेट मैटर PM उत्सर्जित करते हैं। इनमें बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है और ये शोर की सीमाओं का पालन करते हैं। विकासकर्ता CSIR के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा विकसित 2018 में उद्देश्य पटाखे से होने वाले वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करना है। पहचान में यह इन पर हरा लोगो और QR कोड होता है। प्रदूषण में कमी वायु और ध्वनि पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 से 40% कम होता है। शोर का स्तर 100 से 130 dB पारंपरिक में 160 से 200 dB शोर था। सुरक्षित संरचना जहरीले बेरियम नाइट्रेट के स्थान पर पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। हरित पटाखे के प्रकार में आवास AWAS सेफ वाटर रिलीजर पानी की भाप छोड़ता है। SO2 और पार्टिकुलेट मैटर को लगभग 30% कम करता है, जिसमें सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है। सफल SAFL सेफ मिनिमल एल्युमिनियम, इसमें कम एल्युमिनियम और ज़्यादा मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है, जिससे आवाज़ शोर का स्तर कम होता है। स्टार STAR सेफ थर्माइट क्रैकर
सेफ थर्माइल क्रैकर सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कम करता है। SO2 और NOx उत्सर्जन को कम करता है। भारत की पहली DNA आधारित गणना हाल ही में अखिल भारतीय समकालिक हाथी अनुमान SAIEE 2025 जारी किया गया, जो भारत की अब तक की पहली DNA आधारित हाथी गणना है। SAIEE 2025 आबादी अनुमान भारत में जंगली हाथियों की संख्या 22,446 से संभावित सीमा 18,255 से 26,645 तक कमी। ये 2017 के अनुमान से 27,312 हाथी से 18% की कमी दर्शाता है। क्षेत्रीय वितरण में पश्चिमी घाट में 11,934 हाथी, सबसे बड़ी आबादी पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों में 6,559 हाथी, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदान में 2,062 हाथी है। मध्य भारत और पूर्वी घाट में 1,891 हाथी हैं। वैश्विक महत्व में भारत में विश्व के शेष एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी है। राज्यवार वितरण में कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी हैं, फिर उसके बाद असम, तमिलनाडु, केरल में है। भारतीय हाथी 3 एशियाई हाथी उप प्रजातियों में सबसे व्यापक रूप से वितरण प्रजाति है। वितरण में भारत के अलावा ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चीन, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। आवास में घास के मैदान, शुष्क और अर्ध पर्णपाती वन, सदाबहार वन। इसे भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। संरक्षण स्थिति में IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त हैं। साइट्स की परिशिष्ट 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्थिति अनुसूची 1 में है। अखिल भारतीय समकालिक हाथी अनुमान SAIEE 2025 अवलोकन भारत पहली बार DNA आधारित हाथी गणना, जिसमें जंगली हाथियों की आबादी का सटीक अनुमान लगाने के लिए आयोजित किया गया। आयोजक में पर्यावरण मंत्रालय, प्रोजेक्ट एलिफेंट और भारतीय अनुसंधान संस्थान WII द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण पद्धति मल DNA नमूनाकरण, ड्रंक DNA सैंपलिंग 6.7 लाख किलोमीटर के वन क्षेत्रों और 3.1 लाख डंक प्लांट्स से 21,056 नमूने एकत्र किए गए हैं। आनुवंशिक पहचान में 4,065 अद्वितीय हाथियों की पहचान करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया गया है, जिसमें जनसंख्या अनुमान के लिए मार्क रिकैप्चर मॉडल लागू किया गया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग M-Strips ऐप के माध्यम से जमीनी सर्वेक्षण, उपग्रह आधारित आवास मानचित्रण और DNA विश्लेषण ने इन 3 चरणीय प्रक्रिया को पूरा किया है। समय सीमा में 2021 से 2025 तक आयोजित कोरल लार्वा क्रायो बैंक फिलीपींस ने कोरल ट्रायंगल में मूंगा चट्टानों, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक स्थापित किया है। कोरल लार्वा क्रायो बैंक कोरल स्पाइनिंग प्रवाल प्रजनन से निकलने वाला सूक्ष्म श्वसन तंत्र के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले बीज, जो नए उपनिवेश कॉलोनीज बनाने के लिए जम जाते हैं। ये प्रवाल पुनर्जनन और समुद्री जैव विविधता के लिए आवश्यक हैं। कोरल ट्रायंगल पश्चिमी प्रशांत और पूर्वी हिंद महासागर का क्षेत्र है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लिस्ते जहाँ विश्व के सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ प्रजातियाँ विविधता पाई जाती हैं। कोरल लार्वा क्रायो बैंक ये अनुसंधान और जैव विविधता बनाए रखने और भविष्य में रीफ बहाली व अनुसंधान का समर्थन करने के लिए कोरल लार्वा की अति निम्न तापमान पर संरक्षित करता है।